हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी क्लासेस। इसके पहले हमने अरिस्टोटल का एक और वीडियो डाला है अपने चैनल में, जिसमें हमने अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट एंड साथ में थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरिस्टोटल ने क्या क्या इनके बारे में बोला है कि स्लेवरी होनी चाहिए कि नहीं, और किस तरीके का हम प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे अरिस्तु थे, अरिस्तु थ्योरी ऑफ स्लेवरी को बहुत ही उस नेचुरल तरीके से जस्टिफाई करते हैं, और वो कहते हैं कि स्लेवरी वॉज अ प्रैक्टिकल इन एंशिएंट ग्रीस। और ये उसके पहले तो मतलब एंशिएंट ग्रीस के टाइम पे जब ये थे, तब वहाँ पर स्लेवरी जो थी वो प्रैक्टिस की जाती है। स्लेवरी मतलब ये कि दास प्रथा। जो मास्टर्स होते थे, जो वहाँ के किंग्स होते थे, उनको जो सर्व करते थे, जो उनकी सेवा करते थे, उनके छोटे मोटे काम में काम करते थे, और जिनके पास ज़्यादा रीज़न नहीं था, ज़्यादा तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं थी, उनको स्लेव्स बोला गया था। ठीक है, तो इन्होंने 2 कैटेगरी स्लेव की डिवाइड की, जिसमें वो कहते हैं कि एक टाइप के जो स्लेव्स होते हैं वो हैं नेचुरल स्लेव्स, और दूसरे टाइप के जो लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। लॉ के द्वारा इन केस की जैसे पहले नेचुरल स्लेव्स को डिस्कस करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो नेचुरल स्लेव्स वो स्लेव्स होते हैं जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बट मेंटली वीक होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास करेज और हिम्मत तो होती है, और वो बहुत ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, और लेकिन वो ज़्यादा तर्क वितर्क तरीके से करने की उनके अंदर जो क्षमता है वो कम होती है, और वो ज़्यादा रेशनल तरीके से सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल स्लेव्स कहलाते हैं। और थ्योरी जो स्लेव्स बाय लॉ है, इसका मतलब ये है कि जैसे दो लोगों के बीच में दो किंगडम के बीच में अगर युद्ध हुआ, तो कुछ लोग नेचुरली वहाँ पे हार जाते हैं और कुछ लोग जीत जाते हैं। तो जो पार्ट हार जाता है उनमें से कुछ लोगों को प्रिजन में रख दिया जाता है। तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो रियल स्लेव्स नहीं हैं, ऐसा अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में नेचुरल स्लेव का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे उनके बारे में नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो तो गलती से कुछ गलत सरकमस्टांसेस के कारण स्लेव्स बन गए हैं, बट वो नेचुरल स्लेव नहीं है। नेचुरल स्लेव वो हैं जो मेंटली वीक हैं और फिजिकली स्ट्रांग हैं। ठीक है, अब अरिस्टोटल क्या बताते हैं कि जो हमारा स्लेव्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इस नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, अरिस्टोटल वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज ऑफ नेचर। मतलब वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये नेचर हमको इस तरीके का मैसेज देता है कि मतलब नेचर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली स्ट्रांग हैं बट दे कैन परफॉर्म फिजिकल वर्क, और वो फिजिकल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन तक। ठीक है, लंबे समय तक। और कुछ लोग मेंटल वर्क कर सकते हैं जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं या जो लोग कुछ साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये लोग मेंटली वर्क करते हैं और काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक करते हैं। तो ऐसा अरिस्तु बोलते हैं कि बाय नेचर ही ऐसे लोग बनाए गए हैं कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि नेचर में ही ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो कुछ देर तक फिजिकली ज़्यादा वर्क कर पाएंगे और कुछ लोग मेंटली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने नेचुरल स्लेव का कॉन्सेप्ट दिया है। और वो क्यों जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को? वो कहते हैं कि ये एक नेचुरल है, ठीक है, और इसलिए यूज़फुल भी है। अब इसकी स्लेवरी की यूटिलिटी को बताते हुए क्या आर्गूमेंट्स देते हैं? वो कहते हैं कि पहला कि यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक सिस्टम, दोज फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैन वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब जो लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लेबर वर्क करते हैं, तो वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है अपने देश का, वो ग्रोथ उसका ग्रोथ होता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि मतलब हमारा
ओके। तो वही क्या क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम के लिए हमारे लिए बेनिफिट होगा, जो ऐसे लोग होंगे जो हमारा काम आसानी से कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बोलते हैं कि ये हमारे स्टेट के लिए यूज़फुल है, क्यों? क्योंकि इफ़ स्लेव्स वर्क फॉर मास्टर्स ही कैन मेक क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन इन द स्टेट एंड स्टेट कैन डेवलप। वो बोलते हैं कि ये स्टेट का में पार्टिसिपेट करेंगे, क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन करेंगे और स्टेट इससे और बेटर डेवलप होगा, ठीक है। अब यूज़फुल फॉर मास्टर्स वो कहते हैं कि इट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू मास्टर्स टू इन्हेंस हिज वर्च्यू, मतलब जैसे जो लोग साइंटिस्ट हैं या जो और भी मेंटली जो अच्छा वर्क करते हैं, तो उन लोगों के अगर छोटे मोटे काम स्लेव्स कर देते हैं तो वो अपने गुणों को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ये स्लेव्स के लिए भी यूज़फुल है। स्लेव्स बाय नेचर कांट लिव ऑन देयर ओन, दे नीड मास्टर्स। और वो बोलते हैं कि अगर उनको नेचर में रहना है स्लेव्स को, तो उनको मास्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो अकेले नहीं रह सकते। इन मास्टर्स कंपनी स्लेव विल हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वर्च्यू, और स्लेव्स के पास भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो मास्टर्स की तरह सोचने समझने और तर्क वितर्क करने की क्षमता को डेवलप कर पाएँ अपने अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। दैट्स वाई स्लेवरी इज़ अ नेचुरल एज वेल एज डिज़ायरेबल। और वो कहते हैं कि ये स्लेवरी जो है वो नेचुरल भी है और डिज़ायरेबल भी है। कुछ रिफॉर्म्स में भी इन्होंने सजेस्ट किया है, जैसे वो कहते हैं कि इफ़ स्लेव्स डेवलप वर्च्यू ऑफ रीजन एंड करेज मास्टर्स कैन फ्री देम। अगर जो स्लेव्स हैं अगर वो अपने अंदर ऐसे गुणों को डेवलप कर लेते हैं जिससे वो सोच सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, उनके अंदर करेज डेवलप हो सकता है, तो मास्टर्स जो होंगे उनको फ्री कर देंगे, ठीक है। और मास्टर्स शुड टेक केयर ऑफ स्लेव्स एंड ट्रीट देम प्रॉपर्ली, और उनके साथ अच्छा ट्रीट करें। मतलब मास्टर्स जो हैं ऐसा नहीं कि स्लेव्स हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या उनका कुछ गलत तरीके से शोषण होता है, तो ये चीज़ें सही नहीं। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर उन जो स्लेव्स हैं अगर वो अच्छा सोच विचार सकते हैं या अच्छा काम कर सकते हैं, जो मास्टर्स की तरह ही तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, तो वो स्लेवरी से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और मास्टर्स का ये कर्तव्य है कि ये उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं। उस क्रिटिकल इवैल्यूएशन में है कि स्लेवरी में बी नेचुरल बट वी डोंट लिव इन नेचर। देखिए स्लेवरी नेचुरल तो है लेकिन हम नेचर में नहीं रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? स्टेट में रह रहे हैं। एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जो कि बेस्ट स्टेट है, जिसमें मोरालिटी है, जिसमें एक नैतिकता है लोगों के अंदर, एक बेस्ट गुड टाइप के लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग अच्छा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेट में अगर हम रह रहे हैं तो फिर स्लेवरी नेचुरल कैसे हुई? अगर हम नेचर में नहीं रह रहे हैं तो स्लेवरी भी नेचुरल नहीं है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली है। और नेक्स्ट है कि इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एवरी पर्सन ऑट टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी कांट बी कम्प्रोमाइज, ठीक है। आज के युग में, आज के जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है हमारा, यहाँ पर हर पर्सन को एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए और उसके डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। कभी भी किसी भी ह्यूमन की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इमैनुअल कांत का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी में कि नो वन ऑट टू बी ट्रीट अदर पर्सन एज मीन्स टू एंड। जैसे देखिए, अगर मैं अपने गोल को अचीव करना चाहती हूँ और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी अनदर पर्सन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ या उसका यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे ऐसे गोल का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको ये कोई हक नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आप उनको बीच में यूज़ करो। जैसे कि इसमें थ्योरी ऑफ स्लेवरी में उन्होंने बोला है कि मास्टर्स क्या होते हैं कि उनके पास रीज़न होता है, करेज होता है, तो वो लोग अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे मोटे काम को स्लेव से करवा सकते हैं, ठीक है।
तो इमैनुअल कांत इसको किसी भी लेवल पर जस्टिफाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन की डिग्निटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। उनके साथ कभी भी इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कि वो आप मतलब अपने गोल को अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उनको एज अ प्रोसेस इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैनुअल, जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इन कोट्स को अगर आप कोट करते हैं तो इससे आपके आंसर और अच्छे से क्वालिटेटिव बनेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें कि इट मीन्स ईच पर्सन हैज़ हिज ओन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड नो वन इज ऑट टू बी ट्रीटेड एज मीन्स ऑफ यूटिलिटी फॉर अदर्स। मैनी पीपल मिस यूज थ्योरी टू एक्सप्लॉइट सेव, और बहुत सारे लोग इस थ्योरी को मिस यूज़ भी करते हैं स्लेव्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो अरिस्टोटल है वो प्लेटो के शिष्य हैं और वो प्लेटो की बहुत सारी थ्योरीज को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे प्लेटो का एक आइडियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था कि जो इल्यूज़न भरी दुनिया है वही रियल है, ठीक है, और जो आप देख रहे हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड आप देख रहे हैं वो कुछ भी रियल नहीं है। और थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइब का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या बोला था। तो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में प्लेटो ने बोला था कि एक जो जैसे उन्होंने सोसाइटी को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ था। थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक थे हमारे फिलोसफर किंग और दूसरे थे हमारे सोल्जर क्लास और थर्ड क्लास थी जो वो थे प्रोड्यूसर क्लास। तो जो फिलोसफर किंग था तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था और वो एक आइडियल कंडीशन में होगा कि वो एक परफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर जो फिलोसफर किंग है अगर उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे करप्ट होते जाएंगे। लेकिन सॉरी वेट जस्ट अ मिनट, हाँ, तो उन्होंने बोला कि जो लोग जो फिलोसफर किंग्स होंगे अगर उनके पास प्रॉपर्टी होगी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या करेंगे, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे वो करप्ट होते जाएंगे। लेकिन और एक परफेक्ट किंग की जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने वो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने के लिए थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था। और वो कहते हैं कि हर किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। जैसे प्लेटो ने बोला था कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो कि स्टेट की प्रॉपर्टी कहलाएगी, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, और कॉमन फैमिलीज़ होंगी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया था। और इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं अरिस्टो कि हर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे मोटिवेशन का सोर्स होती हैं, वो हमको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पर जस्टिफाई किया हुआ है। तो थ्योरी ऑफ वही इन दिस थ्योरी क्रिटिसाइजेस प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अरिस्टोटल ने 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई हैं कि 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कॉमन ऑनरशिप होगा और कॉमन यूज़ होगा, ठीक है, जिसमें मतलब हर किसी का ऑनरशिप होगा। जैसे एक गार्डन है, ठीक है, वहाँ पर 5-6 लोगों ने मिलकर उस गार्डन को ख़रीदा और सभी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को अरस्तू रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि एवरीवन प्रॉपर्टी इज़ नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी की प्रॉपर्टी किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो सड़क है वो सभी की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई भी उसके गंदे होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये कोई भी जाके ये नहीं बोलता कि हमको इस सड़क को साफ़ करना है। तो इस तरीके का मोटिवेशन किसी के अंदर भी नहीं रहता। तो इस चीज़ को अरस्तू ने रिजेक्ट किया है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का सिस्टम उन्होंने बताया कि कॉमन ऑनरशिप और इंडिविजुअल यूज़। मतलब ये है कि हम सब ने मिल के उसको ख़रीदा और कि कोई एक इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो टोटली रिजेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्या करेगा, लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। इसमें कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, ना ही ये प्रैक्टिकल है।
इसी तरीके से थर्ड जो उन्होंने डिवाइड किया है, थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल ऑनरशिप होगा और कॉमन यूज़ होगा। ठीक है, जिस तरीके से राजा होते हैं, राजा के गार्डन्स होते हैं, या उनको वो इंडिविजुअल वो बनवाते हैं लेकिन उसको यूज़ पूरी जनता करती है। ठीक है, तो इस तरीके को की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं और बोलते हैं कि एक बेस्ट आइडिया है। चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है इंडिविजुअल ऑनरशिप का। वो बोलते हैं कि अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो मोटिवेशन का सोर्स होगी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आप फील करेंगे कि आपने कुछ अचीव किया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो प्रोडक्टिव भी रहती हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाते हैं। अगर आपको कुछ गेन होता है तो डेली आपके अंदर एक न्यू एनर्जी का प्रवाह होता है और आप और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और एक तरीके से सोशल स्टेबिलिटी भी आती है, अराजकता की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हर किसी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होगा और समाज में एक स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, और इसके बेनिफिट में उन्होंने बोला है कि एक्सट्रीम प्रॉपर्टी सोज निगेटिव इम्पैक्ट। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, देखिए उन्होंने बोला है कि कॉमन प्रॉपर्टी तो मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गलत तरीके से कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉपर्टी हो, वो हमेशा मॉडरेट वेल्थ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास होना तो चाहिए लेकिन इतना हो कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके और आपको हमेशा मोटिवेशन हमेशा बना रहे। ठीक है, और क्योंकि देखिए मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सो इट शुड बी कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। और सोशल एनिमल है, उसको तो सोसाइटी में ही रहना है। और यहाँ पर अरस्तु का जो ये थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से मैच करता हुआ है, क्योंकि गांधी जी ने अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत में उन्होंने बोला था कि देखिए आपके पास जो भी सरप्लस वेल्थ होगा, जो भी प्रॉपर्टी आप गेन कर रहे हैं, तो जो आपकी यूज़ में है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए फॉर द सोशल पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु बोलते हैं कि आपके पास मॉडरेट वेल्थ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसको आप अच्छे कार्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। वो बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जो अरिस्टोटल थे वो ग्रीस में रहते थे, तो वहाँ पर कई किंगडम्स अलग अलग हुआ करते थे और हर किंगडम का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन कभी भी हर किंगडम में मतलब अलग अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था और अलग अलग तरीके का रूल्स हुआ करते थे, तो वो कभी भी स्टेबिलिटी का रूप नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहाँ की प्रॉब्लम से बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस तरीके से वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इस तरीके से उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग अलग फॉर्म का रूल बताया हुआ है कि किस तरीके से गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, Aristotle was disturbed by prevailing instability of the government in contemporary Greek cities। ठीक है, वही कि कंटेम्प्रेरी वहाँ पर जो ग्रीक की सिटीज़ हुआ करती थी वहाँ पर गवर्नमेंट में काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी, और ही सॉट टू डेवलप अ मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल बनाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी। ही गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर स्टडिंग 158 कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड द ग्रीस ओनली। और वो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया और एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या साइलेंट फीचर थे थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। साइलेंट फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला है कि अरिस्टोटल डोंट मेक डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड गवर्नमेंट। पहली बात तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को और स्टेट को अलग अलग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और स्टेट वो सभी एक ही चीज़ है, और वो क्लासीफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए
नंबर ऑफ़ पीपल रूल करते हैं, तो जैसे कहीं कहीं पे कुछ लोग रूल करते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही व्यक्ति रूल करता है, और कहीं कहीं पे बहुत सारे लोग रूल करते हैं। और जो पर्पस होता है इनके रूल करने का, या तो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, या तो इंटरेस्ट ऑफ पीपल होता है, जो वहाँ की जनता होती है उनका इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम जनता के इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अरिस्टोटल इसको क्लासिफाई करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। थोड़ा मैंने यहाँ पे कट पिट किया है, तो आप अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो देख लेते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का अगर रूल होता है तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको हम मोनार्की बोलते हैं। लेकिन अगर वही मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो किंग है, वो अगर करप्ट हो जाता है तो वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसको टायरेनी बोलते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों का रूल होता है, उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब जो जिसमें करप्शन नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो रूल कर रहे हैं और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और अगर वही लोग करप्ट हो जाते हैं तो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है गवर्नमेंट। ठीक है। और रूल ऑफ मैनी में जो बहुत सारे लोग रूल करते हैं अगर, तो उसको पॉलिटी बोलते हैं। और वही बहुत सारे लोग अगर करप्ट हो जाते हैं तो वो उसका जो डीजनरेटेड फॉर्म होता है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने फॉर्म ऑफ अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई है, और उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और बोलते हैं वो कि इस तरीके की साइकिल चलती रहती है कि पहले मोनार्की होगी, फिर उसमें करप्शन आएगा तो टायरेनी होगी, फिर उस टायरेनी को दूर करने के लिए कुछ लोग आएंगे और उसको हटा देंगे, और फिर अरिस्टोक्रेसी आ जाएगी। फिर वहाँ पर कुछ समय के पश्चात उन लोगों के अंदर भी करप्शन आ जाएगा, फिर बहुत सारे लोग आएंगे और तख्ता पलट करके एक पॉलिटी वाले गवर्नमेंट को लेके आएंगे, और पॉलिटी वाले गवर्नमेंट में भी अगर करप्शन हो गया तो वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वो डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग जो होंगे वो करप्ट होंगे, और उन सब को ख़त्म करने के लिए फिर मोनार्की आएगी। फिर एक व्यक्ति आएगा जो सारे करप्ट फॉर्म को ख़त्म करके और बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट को डिफाइन करेगा। ठीक है। तो इस तरीके की ये साइकिल चलती रहती है। यही मैंने यहाँ पे समझा है कि मोनार्की होगी, फिर टायरनी होगी, फिर एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी होगी। यही यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि मोनार्की वॉज गुड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। उन्होंने बोला है कि नॉर्मल कंडीशन में तो मोनार्की गुड है, बट इन अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क इट डिजनरेटेड इनटू टायरनी एंड पावर एंड वर्च्यू कांट बी को एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि मतलब अगर एक बेस्ट फॉर्म ऑफ मोनार्की गवर्नमेंट है, जो किंग है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो गुणों से भरा हुआ है, लेकिन उसके पास अगर हम बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं तो वो क्या कर लेगा, करप्शन का रूप ले लेगा। ठीक है। वो मतलब करप्ट हो जाएगा, तो उसका जो डीजनरेटेड फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट बनेगी वो टायरनी बनेगी। और वो कहते हैं कि पावर और वर्च्यू एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ जो टायरनी होगी, टायरनी वॉज फॉलोड बाय रिविलियन बाय द चूजन फ्यू, और कुछ लोग जो होंगे वो टायरनी को ख़त्म करके रूल करने की कोशिश करेंगे और अपने अरिस्टोक्रेसी वाली गवर्नमेंट को वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। बट इन अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑन देयर पावर अरिस्टोक्रेसी डीजनरेटेड इनटू ओलिगार्की। और जब इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा पावर पर तो वो ओलिगार्की पर डीजनरेट हो जाएगी। और अनदर फॉर्म ऑफ जो करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो होगी ओलिगार्की। और ओलिगार्की जो होगी वो कुछ लोगों की करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। इन ड्यू कोर्स द लार्जर नो रोज अगेंस्ट इट रिप्लेस इट बाय द पॉलिटी। और कुछ लार्जर पीपल ऑफ वहाँ पर आएंगे और उनको भी रिप्लेस करने के बाद एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आएंगे, पॉलिटी। और पॉलिटी भी अगर डीजनरेट होने के बाद अगर उनके अंदर करप्शन आ गया, बहुत सारे लोगों के अंदर करप्शन आ गया, तो वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके की साइकिल उन्होंने यहाँ पर बताई है। दिस वॉज इवेंचुअली ओवरफ्लो बाय अ सिंगल वर्चुअस मैन। और ठीक इस तरीके से ये एक साइकिल की तरह फ्लो होता होगा, फ्लो होता रहेगा। ठीक है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि जो ये स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट जो होती है वो मोनार्की होती है, जो रूल ऑफ फिलोसफर किंग है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। उन्होंने बोला कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। ये क्या है, एक आइडियल वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट है कि जो फिलोसफर किंग होगा वो बिल्कुल करप्शन फ्री वाला स्टेट में काम करेगा और कुछ उसके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं होगा और कोई भी किसी भी पावर का वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो बोलते हैं कि बेस्ट और प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अरस्तू के हिसाब से है वो है पॉलिटी, जो रूल ऑफ मैनी है। बहुत सारे लोगों का रूल होता है बट सो मैनी, है ना, रूल ऑफ मिडिल क्लास। लेकिन वो मिडिल क्लास को रूल करने की बात करते हैं, ना कि हायर क्लास या प्रॉपर्टी क्लास की बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी होती है और जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो होती है टायरनी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और थ्योरी ऑफ स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ लॉ को कवर करने वाले हैं। तो हमारे तीसरे वीडियो में हम अरिस्टोटल को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।